अपने जीवन काल में ही किंवदंती ऐसी तिलिस्माती शख्सियत जो अंग्रेजों के लिए छलावा बन गई, जर्मनी जापान के लिए युद्ध का परिणाम बदल देने वाले महानायक, लेकिन अपने लोगों के लिए वो थे नेताजी। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनके करिश्माई जीवन में जब भी जीवन और मृत्यु की बात होगी तो सिर्फ उनकी जन्मतिथि के बारे में ही यकीन से कहा जा सकता है। उनका जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था, लेकिन उनकी पुण्यतिथि के बारे में इतने यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुई एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेताजी पर रिसर्च करने वाले, नेताजी के रिश्तेदार और आजाद हिंद फौज में रहे नेताजी के बहुत से सहयोगी ये दावा कर चुके हैं कि विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत नहीं हुई थी। ये ना तो हमने उस वक्त माना ना अब मान रहे हैं। Justice Mukherjee has conclusively stated that there was no air crash on the 18th of August 1945. ये पूरी कहानी जो प्लेन क्रैश की है वो नेताजी को रूस में भगाने की प्लान का हिस्सा थी। ये स्टोरी प्लान की गई थी मीडिया में, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुछ ऐसे खुलासे भी हो चुके हैं जिनमें नेताजी को तत्कालीन सोवियत रूस में देखे जाने के दावे किए गए। ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अगस्त 1945 के बाद भी नेताजी को देखा था। अगर ये सच है तो ताइवान में हुई कथित हवाई दुर्घटना का सच क्या है? इस सवाल की पड़ताल करने के लिए कुछ साल पहले जी न्यूज की टीम ताइवान में उस जगह पहुंची थी जहां विमान दुर्घटना में नेताजी का निधन हो गया था। तारीख 18 अगस्त 1945। आखिरी बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ताइपे के इसी सनशांग एयरपोर्ट पर देखे जाने का दावा किया जाता है। कुछ सरकारी दस्तावेजों और जांच आयोग के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को ताइवान के इसी सनशांग एयरपोर्ट पर नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया था। नेताजी के सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान के मुताबिक उस दिन यानी 18 अगस्त 1945 को नेताजी का प्लेन कुछ देर के लिए ताइपे के इस सनशांग एयरपोर्ट पर रुका था। वो ईंधन ले रहे थे और उसके बाद जैसे ही नेताजी का प्लेन टेक ऑफ होने वाला था, तुरंत एक बहुत बड़ी आवाज आती है, धमाके की आवाज आती है, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। जापानी सरकार ने विमान हादसे की जानकारी 4 दिन बाद सार्वजनिक की। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी जारी की। नेताजी के सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान भी हादसे वाले दिन नेताजी के साथ थे। उन्होंने शाहनवाज कमेटी को बयान दिया कि नेताजी की मृत्यु विमान हादसे में हो गई थी। आधिकारिक रूप से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की इस थ्योरी को सही माना जाता है। हबीबुर रहमान का जो वो उन्होंने जो विटनेस दिया था, करीब 10 फीट का ऊंचाई में प्लेन उठा था, उसके बाद गिर गया। तो इमीडिएट डेथ नहीं हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। उनका प्लेन का जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट के लिए उनका कोई मृत्यु नहीं हुआ। उनका जो हुआ 3rd डिग्री बर्न्स के लिए उनका मृत्यु हुआ था। 3rd डिग्री बर्न्स कैसे हुआ? उन्होंने जो प्लेन एयरक्राफ्ट के पेट्रोल टैंक के पास उन्होंने बैठा था प्लेन में, वो अमेरिकन बॉमर था। तो जब इम्पैक्ट में वो आग लग गया पेट्रोल टैंक में, तो उनका पूरा शरीर में आग लग गया, 3rd डिग्री बर्न।
हबीबुर रहमान की तरह ही आजाद हिंद फौज में कर्नल रहे प्रीतम सिंह भी नेताजी के सहयोगी थे। कुछ साल पहले उनका बयान भी सामने आया था। उन्होंने बताया कि उस दिन वो खुद ताइवान में मौजूद थे। 17 अगस्त 1945 शाम को उनको सी ऑफ किया सैगोन से, और जापानियों ने कहा भी हम जल्दी प्लेन देंगे, तुम फॉलो करना। तो 18 को कितने एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हमें ना 18 को एक्सीडेंट प्लेन मिला, ना 19 को मिला, 20 को मिला। 20 सुबह को हमें फ्लाई करके हनोई ले गए जी। अगर फर्ज ये एक्सीडेंट हो गया था, हमें आगे ले जाने की ज़रूरत ही क्या थी, क्योंकि जब एक जो फिगर थी चलाने वाली वो ख़त्म हो गई तो बस छुट्टी, फिर तो बात कोई नहीं थी। लेकिन वो हमें क्यों ले गए? फिर ये है कि हमने सुना रेडियो पर, हमने बिलीव ही नहीं किया। हम 2-3 दिन के बाद इनके हेडक्वार्टर में गए, मैं और एक मिस्टर देवनाथ दास थे। तो जाते जापानी जनरल के ये शब्द थे, पहला शब्द ये था, डोंट बिलीव इन दैट स्टोरी, यू कंटिन्यू विद योर प्लान्स। नेताजी के कई रिश्तेदार भी मानते हैं कि विमान हादसे की कहानी अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने के लिए थी। नेताजी सोवियत संघ पहुंचकर राजनीतिक शरण लेना चाहते थे। जस्टिस मुखर्जी ने कहा है कि 18 अगस्त 1945 को कोई हवाई दुर्घटना नहीं हुई और सुभाष चंद्र बोस शायद मंचूरिया के रास्ते से या तो चीन या फिर सोवियत संघ गए थे। दस्तावेज न होने की वजह से इसकी आगे जांच नहीं हो सकी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर काफी शोध कर चुके अनुज धर भी यही मानते हैं कि मौत की कहानी अंग्रेजों की आंख में धूल झोंकने के लिए थी। तो क्या नेताजी के एडीसी हबीबुर रहमान भी इस योजना का हिस्सा थे? कि रूस के बारे में हमारे पास में जो एविडेंस आ रहा है वो बहुत स्केची आ रहा है। एक कंबाइंड सेक्शन नाम करके एक टीम बनी थी हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें इंटेलिजेंस के मिलिट्री के ऑफिसर्स थे, और डब्ल्यू मैकराइट जो आईबी का नंबर 2 था वो उसका इंचार्ज था। उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया। तो उस कंबाइंड सेक्शन की जो आखिरी रिपोर्ट अवेलेबल है, सरकार के पास और भी होंगी, लेकिन आखिरी जो रिपोर्ट है नेशनल आर्काइव में, उसमें अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ये साफ नजर आता है कि मल्टीपल सोर्सेज से, अलग अलग जगह से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सुभाष बोस नहीं मरे हैं, वो जिंदा है। और वहाँ पे उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि रशियन जो डिप्लोमेट्स थे दूसरी कंट्रीज में, अफगानिस्तान में, ईरान में, वो सारे वहाँ से उनको इंटेलिजेंस मिल रही थी अंग्रेजों को कि रशियन डिप्लोमेट्स ये खुद बात को कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है, वो रूस के अंदर है। अब सवाल यह है कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस सोवियत रूस में थे तो इसके पक्ष में सबूत क्या है? इस बारे में विरोधाभासी और कई बार मनगढ़ंत दावे भी मिलते हैं। हालांकि कुछ बातें इसके सच होने का शक भी पैदा करती हैं। इस सिलसिले में 2 बड़े दावे हैं। पहला, आजादी के बाद विजय लक्ष्मी पंडित ने सोवियत रूस की एक जेल में नेताजी को देखा था। विजय लक्ष्मी पंडित रूस में भारतीय दूतावास की पहली प्रमुख थी। 2013 में ये दावा मॉस्को के रामकृष्ण मिशन के प्रमुख रहे स्वामी ज्योति रूपानंद ने भी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय लक्ष्मी पंडित ने भी कुछ लोगों से निजी बातचीत में इस तरह के दावे किए थे, लेकिन खोसला आयोग को दिए शपथ पत्र में इससे इनकार कर दिया था। 56 और ये 56 में आप सोवियत यूनियन में देखेंगे जो 20th कांग्रेस ऑफ द कलकत्ता सेंट्रल कमेटी ऑफ द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें एक टेबल था और उसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ बातचीत हुआ। और बाद में आफ्टर 56 देयर इज नो आंसर। नेताजी के रूस में होने के दूसरे दावे की बात तब सामने आई जब मोदी सरकार ने नेताजी से जुड़े गुप्त दस्तावेज सार्वजनिक किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को में रहने वाले एक पत्रकार नरेंद्र नाथ ने दावा किया था कि क्रांतिकारी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के बेटे निखिल चट्टोपाध्याय ने साइबेरिया के ओमस्क में नेताजी से मुलाकात की थी। नरेंद्र नाथ ने यह दावा साल 2000 में मुखर्जी आयोग को एक शपथ पत्र देकर किया था। आरोप है कि कई ताकतों के दबाव में रूस ने नेताजी के अपने यहाँ होने की बात सार्वजनिक नहीं होने दी। जितने भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है, अगर आप उसका लबोलबाब देखेंगे कि नेताजी ने रूस से अजाइलम मांगा था, शरण मांगी थी, और मुझे लगता है कि वो शरण उनको दी गई, क्योंकि कहीं पे भी ये जो आजकल एक कहानी दी जाती है कि नेताजी को रूस में मार दिया गया, वो कोई सबूत कहीं मिलता नहीं। लेकिन हाँ, वो रूस में थे, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर सुभाष चंद्र बोस रूस में थे तो सवाल है कि उसके बाद क्या हुआ? जवाब कोई नहीं जानता। कुछ कहानियां जरूर सामने आई जब कुछ साधुओं के नेताजी होने का दावा किया गया।
50 के दशक में उत्तर बंगाल के शॉलमारी आश्रम में रह रहे एक साधु श्रीमद श्रद्धानंद जी को सुभाष चंद्र बोस बताया गया। हालांकि उन्होंने खुद ही इस दावे को खारिज कर दिया। 1985 में दावा किया गया कि अब अयोध्या के नाम से जाने जाने वाले यूपी के फैजाबाद में जिन गुमनामी बाबा का निधन हुआ वो असल में सुभाष चंद्र बोस ही थे। 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जस्टिस विष्णु सहाय आयोग ने गुमनामी बाबा के रहस्य की जांच की। आयोग ने नेताजी और गुमनामी बाबा की कई बातों में समानता का जिक्र किया, लेकिन उन्हें नेताजी नहीं माना। इस रिपोर्ट से आगे जाना बहुत जरूरी है कि अगर वो नेताजी नहीं थे तो फिर वो गुमनामी व्यक्ति कौन था जो कि नेताजी के इतने नजदीक था, जिसके पास इतना कुछ नेताजी की सामग्री मिली है, जो संबंध रखे हुए है, जिसने बहुत सारी बातों को कहा है, जो कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग समझते हैं कि केवल नेताजी ही जानते थे। तो उस व्यक्ति का भी तो आइडेंटिफिकेशन होगा कि जो आदमी इतने साल आके वहां पे रह रहा है, इतनी चीज कर रहा है, तो व्यक्ति कौन था। लेकिन गुमनामी बाबा के दांत के डीएनए परीक्षण के बाद सरकार गुमनामी बाबा के नेताजी होने की थ्योरी से इनकार कर चुकी है। इस पूरे केस में जो एक जो पेज जो खराब हुआ है कि वहां से उनके कुछ दांत कुछ मिले थे, वहां पे किसी बुजुर्ग आदमी के दांत कहते हैं फैजाबाद में मिले थे उनके जाने के बाद में। तो जब मुखर्जी आयोग बना है तो उन्होंने उन दांत की डीएनए टेस्टिंग करवाई थी और वो डीएनए टेस्ट नेगेटिव निकला है। तो उसमें आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अभी 2013 में एक हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये दांत उनके थे, इसका कोई सबूत नहीं है। तो अगर हम उस ऑर्डर को दिमाग में रखेंगे तो ये आपका डीएनए टेस्ट की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो खत्म हो जाती है। आपके सामने सिर्फ आई विटनेस अकाउंट है, आपके सामने सिर्फ हैंडराइटिंग की रिपोर्ट है, तो ये कहानी वहाँ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये मान लिया जाए, मेरा मानना है कि दांत उन्हीं के थे, लेकिन मेरा भी मानना है कि उनके जो डीएनए टेस्ट में गड़बड़ी हुई है। उसमें आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बड़ी अजीब सी बात हुई थी कि डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले ही उसकी खबर की नेगेटिव है मीडिया में प्लांट कर दी गई। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब आप गड़बड़ कर रहे हैं। और मुझे एक पता है कि ये 2 लैबों ने टेस्ट किया था, आपका CDFD हैदराबाद और CFSL कैलकाटा। CDFD बिकॉज मैं एक पत्रकार के तौर पे मैं कमीशन के काम को फॉलो कर रहा था, मुखर्जी कमीशन आयोग के। जब ये दांत उनको दिए गए तो पहले वो दांत दिए गए CDFD हैदराबाद को। मेरी नॉलेज में ये बात आई थी कि CDFD हैदराबाद से टेलीफोन कॉल आया था कि डीएनए मैच कर गया, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ और लिखा हुआ है। तो ये पूरा जो डीएनए प्रकरण है गुमनामी बाबा का, उसमें धांधलेबाजी हुई है। गुमनामी बाबा के सच और नेताजी की मृत्यु के रहस्य पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन उनका प्रेरक जीवन पानी की तरह साफ है। We are conscious that the soil of India is going to be the last theater of war in this part of the world. Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. We are confident that Anglo-American imperialism will be wiped out of India. We are confident that the menace that now hangs over East Asia will be lifted. अपने देशवासियों को ऐसी साफ सोच वाला संदेश सुभाष चंद्र बोस जैसा निडर और हिम्मती नेता ही दे सकता था। निडरता और हिम्मत बचपन से ही उनकी शख्सियत का हिस्सा रही। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस की शुरुआती शिक्षा प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई। 1918 में युवा सुभाष ने कोलकाता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में BA किया। 1919 में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए। बाद में उन्होंने भारतीय सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में 4था स्थान प्राप्त किया। 1921 में उन्होंने ICS से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए वो भारत लौट आए। जब सुभाष बोस जब बहुत काफ़ी यंग थे और ICS छोड़ करके जब भारत में आए तो गांधी से उनकी मुलाकात हुई मणि बहन के मणि भवन जो आपका बम्बई में है वहाँ पे। और सुभाष बोस ने अपनी जो बाद में अपनी किताब लिखी उसमें उसने जिक्र किया इन बातों का कि मैंने गांधी जी से सवाल पूछे कि आप फ्रीडम स्ट्रगल कैसे आगे लेके जाएंगे और मैं संतुष्ट नहीं हुआ।
और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप कलकत्ता बंगाल में जाएं और वहाँ पे चितरंजन दास की आप उनके साथ रहें। बंगाल में उन्होंने स्वराज नाम का एक अखबार शुरू किया। वो फॉरवर्ड अखबार के भी संपादक रहे। 1924 में वो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीईओ रहे। बाद में कोलकाता के मेयर भी बने। 1938 और 1939 में 2 बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन महात्मा गांधी और दूसरे बड़े नेताओं से उनके मतभेद हो गए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। गांधी जी शुरुआत से ही डोमिनियन स्टेटस के फेवर में थे, पूर्ण स्वराज के फेवर में नहीं थे। उस जमाने के थोड़े यंग नेता थे, चाहे गांधी सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे पंडित नेहरू हों, ये लोग चाहते थे कि भारत संपूर्ण आज़ादी मिले। जैसे अमेरिका जो है उसने पूरा कट ऑफ कर लिया अपने आप को इंग्लैंड के साथ में, लेकिन गांधी जी का मानना था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है वो डोमिनियन स्टेटस बनकर रहे, वैसा होना चाहिए। तो पहले थोड़ा बहुत गांधी जी मान गए, लेकिन बाद में नहीं माने, फिर वो निकल के बाद घूम फिर के वहीं पर आई थी। तो सुभाष बोस का गांधी जी के साथ में ये मतभेद पूर्ण स्वराज को लेकर के शुरुआत से रहा था, और यही एक कारण था जब उनको कांग्रेस से निकाला गया है 1939, उस टाइम पे जो ये पूरा बवाल मच गया था देश में, तो ये एक कारण और भी था। कांग्रेस से अलग होकर बोस अंग्रेजी शासन के खिलाफ उग्र तरीके से आंदोलन चलाने लगे। अंग्रेजी शासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भूख हड़ताल करने पर जेल से तो छोड़ दिया, लेकिन उन्हें उनके एल्गिन रोड के घर पर ही नजरबंद कर दिया। बंगाल सीआईडी 24 घंटे उन पर नजर रखती थी, लेकिन नेताजी ने उनकी आंखों में धूल झोंककर फरारी की योजना तैयार कर ली थी। उन्होंने अपने भतीजे शिशिर बोस को इस योजना में शामिल कर लिया। नेताजी इंट्रोड्यूस्ड मी टू Mia Akbar Shah of Peshawar, who actually visited Calcutta on a pretext, and with Mia Akbar Shah, I actually made certain purchases for Netaji's disguise as a Muslim upcountry gentleman. द ग्रेट एस्केप से पहले नेताजी ने खुद को बाहरी दुनिया से काट लिया ताकि उनकी दाढ़ी बढ़ जाए, पर अंग्रेजों को भनक न लगे। 16 जनवरी की रात 1:35 पर द ग्रेट एस्केप को अंजाम दे दिया गया। ये वही घर है जहां पर 1941 में इसी घर से द ग्रेट एस्केप हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। घर के बाहर एक और प्लाक है जिसमें ये लिखा गया है, ऑन द हिस्टोरिक नाइट ऑफ 16 to 17 January 1941, Shishir Kumar Bose drove Netaji Subhash Chandra Bose out of this house up to Gomo on the first stage of his great escape from India. साथ में यहाँ पर जो गाड़ी भी दिखाई गई है वो इसी घर के अंदर स्थित भी है। ये वही कार है जिसमें उस रात सवार होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की आंख में धूल झोंकी थी। Eventually took the Grand Trunk Road and drove the whole night to reach Dhanbad early in the morning. We kept Netaji hidden in my brother's house at a place called Barari near Dhanbad, and the next evening we bade him goodbye as if he was a stranger. Then picked him up again in my car from the road and drove him up to Gomo station and reached him there to catch the Delhi Kalka mail on his way. एक पठान के भेष में सुभाष पेशावर पहुंच गए। नाम रखा जियाउद्दीन। इसके बाद एक इटालियन पासपोर्ट पर ऑरलैंडो नाम रखकर वो मॉस्को पहुंच गए। वहां से फिर रोम और फिर जर्मनी पहुंचे। सुभाष को जर्मन सैनिक और वहां मौजूद भारतीय सैनिक नेताजी कहकर बुलाने लगे। नवंबर 1941 में नेताजी ने बर्लिन में आजाद हिंद केंद्र बनाया और आजाद हिंद रेडियो भी शुरू किया। 1942 में ही नेताजी जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से भी मिले, जिसने उन्हें जापान से मदद लेने को कहा। उसने सुभाष बोस को बोला कि यहां से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी आर्मी आपकी कंट्री के पास में नहीं है। सही रहेगा कि आप लोग अपने ऐसी जगह जाएं जहां से आपका देश पास में, जैसे कि जापान, ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया में, वहां जाने की आपकी मैं मदद करूंगा।
जहाज से आपको ले जाएंगे तो खतरा है, आपका जहाज कहीं भी पकड़ा जा सकता है, उस पर गोली मारी जा सकती है, लेकिन सबमरीन से अगर छुप के जाएंगे तो आपकी जान बच जाएगी। नेताजी जर्मन पनडुब्बी से जापान के कब्जे वाले इलाके में पहुंच गए। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर में आजाद हिंद रेडियो से सुभाष ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा और आजादी की लड़ाई के लिए आशीर्वाद मांगा। नेताजी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। उन्होंने भारत की आजाद जमीन पर देश का झंडा फहराया, पहली आजाद सरकार बनाई। अखंड भारत की जो पहले सरकार, आजाद हिंद सरकार, जिस सरकार की पहला प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो 11 राष्ट्र उनको मान्यता दिया था। आजाद हिंद फौज ने युद्ध में भी कई बड़ी सफलताएं हासिल की। जापानी सेना के साथ वो कोहिमा तक पहुंच गई, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान के समर्पण के साथ ही अंग्रेजों से आजादी छीन लेने का सपना टूट गया। जापान के सरेंडर के 3 दिन बाद 18 अगस्त 1945 को बोस सोवियत संघ जाने के लिए निकले। कहा जाता है कि ताइवान में हुई विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। सच जो भी हो, लेकिन इसमें शक नहीं कि सुभाष चंद्र बोस अमर हैं और अमर रहेंगे। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।